डीएनए मित्रों, आज की सबसे बड़ी खबर है सिग्नेचर। ये वो सिग्नेचर है जिसका इंतजार पूरी दुनिया 110 दिनों से कर रही थी। ये वो सिग्नेचर है जो खाड़ी देशों के साथ साथ विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी था। जो सिग्नेचर 19 जून यानी कल होना था, वो आज हो गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने युद्ध रोकने वाली डील पर अलग अलग साइन किए। मेरी बाईं तरफ आप इस समझौते पर दस्तखत की तस्वीरें देख रहे हैं। इसे आप दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेचर भी कह सकते हैं। अमेरिका की तरफ से समझौते पर दस्तखत फ्रांस के वर्साइल पैलेस में हुए, वहीं ईरान की तरफ से तेहरान में। आज हम आपको बताएंगे कि इस अंतरिम समझौते का आपकी जिंदगी पर किस तरह असर पड़ेगा, दुनिया को जितनी बड़ी आर्थिक चोट लगी है उससे उबरने में कितना समय लगेगा, समझौते के बाद भी ईरान क्यों कह रहा है कि वो चीन के साथ गुट बनाएगा। सवाल यह भी, क्या ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या युद्ध में भारी नुकसान झेलने वाले ईरान ने अंतरिम समझौते में बाजी मार ली है? क्या युद्ध की शुरुआत करने वाले ट्रंप इससे बाहर निकलने की जल्दबाजी में थे? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको इस समझौते के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन कहा जाता है। 60 दिनों के बाद अंतिम समझौता होगा। एमओयू की बड़ी बातें जानने से पहले आपको एमओयू और अंतिम समझौते के बीच का अंतर भी समझना चाहिए। समझौता ज्ञापन एक प्रारंभिक और अस्थायी दस्तावेज है, कोई पूर्ण शांति संधि नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है। वहीं अंतिम समझौता व्यापक और स्थायी होगा। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाएगी। एमओयू की वैधता केवल 60 दिनों के लिए है। इसका मकसद दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए 60 दिनों का तनाव मुक्त माहौल देना है। वहीं अंतिम समझौता आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के बीच संबंधों को निर्धारित करेगा। एमओयू में केवल तात्कालिक उपायों पर ध्यान दिया गया है, जबकि अंतिम समझौते में सबसे जटिल और तकनीकी मुद्दों को सुलझाया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो एमओयू केवल सैन्य अभियान को बंद करने और बातचीत शुरू करने का माध्यम है, लेकिन इसके बावजूद समझौता ज्ञापन साइन करने के बाद ट्रंप की खुशी देखते ही बन रही थी। मित्रों, जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं उसमें 14 पॉइंट्स हैं। 3 पन्नों के साथ एमओयू में लगभग 1000 शब्द हैं। एमओयू की पहली बड़ी बात यह है कि सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान थम जाएगा और सभी पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई सैन्य अभियान नहीं शुरू करेंगे। इसमें लेबनान का भी जिक्र है, जिस पर इजराइल हमले करता रहा है। एमओयू में कहा गया है कि लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित की जाएगी, यानी इजराइल को लेबनान के उन इलाकों से हटना होगा जिस पर हाल के दिनों में उसने कब्जा किया है। एमओयू की दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा देगा। इसके जवाब में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देगा। यह व्यवस्था 60 दिनों तक लागू रहेगी। इस दौरान जहाजों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा, यानी फिलहाल सिर्फ 60 दिन तक हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल नहीं लगेगा। 60 दिन बीतने के बाद ईरान जहाजों पर टोल लगा सकता है। लगाएगा ये नहीं है, लगा सकता है। एमओयू की तीसरी अहम बात यह है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए योजना तैयार करेगा। यह योजना 300 अरब डॉलर यानी 28 लाख करोड़ रुपए की होगी। आईएमएफ के मुताबिक ईरान की जीडीपी भी लगभग 300 अरब डॉलर के बराबर है, यानी ईरान को अपनी जीडीपी के बराबर का फंड मिलेगा। समझौता ज्ञापन की चौथी अहम बात यह है कि ईरान के खिलाफ लगी सभी तरीके की पाबंदियां खत्म होंगी। इनमें अमेरिका की पाबंदियां तो है ही, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिबंध भी शामिल हैं। सभी पाबंदी हट जाए, ये सुनिश्चित करने का काम ट्रंप प्रशासन करेगा। एमओयू की पांचवी बड़ी बात यह है कि प्रतिबंध खत्म होने से पहले अमेरिका का वित्त मंत्रालय ईरान के कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, बैंकिंग लेन देन और बाकी चीजों के लिए छूट देगा, यानी औपचारिक रूप से प्रतिबंध हटने से पहले ही ईरान का व्यापार शुरू हो जाएगा। एमओयू की छठी बड़ी बात यह है कि अंतिम समझौता होने से पहले ही अमेरिका ईरान के जब्त पैसे को छोड़ देगा। यह रकम 25 अरब डॉलर यानी 2,35,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। एमओयू की सातवीं बड़ी बात यह है कि ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा ना परमाणु हथियार हासिल करेगा, लेकिन यह नहीं कहा गया कि ईरान को अपनी परमाणु सामग्री देश से बाहर भेजनी होगी। अमेरिका की यह मांग रही है, जबकि ईरान लंबे समय से इसका विरोध करता रहा है।
समझौता ज्ञापन की 8वीं बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। यानी अमेरिका ईरान में जिस मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा समय समय पर उठाता रहता है, वो अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। ट्रंप समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके ऐसे खुशी मना रहे थे मानो कोई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली हो, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप ने इसके जरिए ईरान को ऐसी रियायतें दी है जो आज से पहले कभी नहीं दी गई थी। जिस ईरान को ट्रंप ने बमबारी करके तबाह किया, अब उसी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो योजना लाएंगे। ईरान का जो पैसा अमेरिका ने कई वर्षों से जब्त करके रखा था, वो वापस करेंगे। ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे। इसीलिए इस डील को युद्ध और कूटनीति के मैदान में ट्रंप के खिलाफ ईरान का सिग्नेचर गोल कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप को न जंग से कुछ हासिल हुआ और न ही डील से कुछ हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप युद्ध के दौरान ना तो ईरान की सत्ता बदल पाए, ना ही ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम सरेंडर किया। हिजबुल्लाह जैसे संगठन के लिए भी ईरान से वो कोई आश्वासन हासिल नहीं कर पाए। लेकिन युद्ध से बाहर निकलने के लिए वो इस कदर बेचैन थे कि अब बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में ईरान का बचाव कर रहे हैं। कह रहे हैं ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल होने में कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरे देशों के पास मिसाइल है, ईरान के पास कुछ मिसाइल ना होना थोड़ा अन्याय और नाइंसाफी होगी। हम बैलिस्टिक मिसाइल की नहीं, हम परमाणु की बात कर रहे थे। अगर सऊदी अरब और कतर इन सबके पास मिसाइल हैं, तो एक अनुपात में ईरान के पास भी होना पूरी तरह ठीक है। सोचिए, वही ट्रंप है जो कुछ समय पहले तक कहते थे कि ईरान को अपना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट करना होगा। ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ जो समझौता किया था, उसकी आलोचना भी वो बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से करते थे। ईरान के साथ ओबामा प्रशासन के समझौते को लेकर ट्रंप ने क्या कहा था, ये भी आपको जानना चाहिए। ट्रंप ने कहा था ये एक घटिया और एक तरफा समझौता है, क्योंकि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तो बात करता है, लेकिन उसके खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता है। बैलिस्टिक मिसाइल का बहाना बनाकर ट्रंप उस समझौते से बाहर हो गए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल ना होना ना इंसाफी होगी। मित्रों, ट्रंप अक्सर ईरान नीति को लेकर पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों की आलोचना करते रहे हैं। 80 के दशक के राष्ट्रपति जिमी कार्टर से लेकर बराक ओबामा और बाइडेन तक अक्सर उनके निशाने पर रहते हैं। उन्होंने बराक ओबामा की आलोचना करते हुए यह तक कहा था कि ईरान ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता, लेकिन कभी कोई समझौता नहीं हारा। यानी युद्ध में हारने के बावजूद ईरान समझौते की मेज पर जीत जाता है। ट्रंप के मुताबिक बराक ओबामा ने ईरान को समझौते में काफी रियायत दी। एमओयू पर ट्रंप के दस्तखत करने के बाद एक पत्रकार ने उनके इसी बयान को लेकर उन्हें आईना दिखाया। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जनवरी 2020 में कहा था कि ईरान कभी युद्ध नहीं जीतता, पर समझौता कभी नहीं हारता। किसने ये कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने। मुझे पता था कि आप यही कहेंगे। आप अमेरिकी जनता को कैसे समझाएंगे कि इस बार ईरान नहीं जीता है? मित्रों, पत्रकार ने ट्रंप से सीधे ये नहीं कहा कि आप अपनी ही कही गई बात से मुकर गए। इसके बजाय उन्होंने ट्रंप के ही पुराने शब्द उनके सामने रख दिए। रिपोर्टर कहना चाह रहे थे कि एक समय ट्रंप ने ईरान की कूटनीतिक चालाकी को पहचाना था, लेकिन आज उसी ट्रंप को ईरान ने अपने जाल में फंसा लिया और भारी रियायतें हासिल कर ली। ट्रंप के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं था कि उन्होंने ईरान को इतनी बड़ी आर्थिक रियायतें क्यों दी। दुनिया के सामने खुद को बेहतरीन डील मेकर बताने वाले ट्रंप ईरान के साथ डील में बुरी तरह फंस गए। उधर ईरान इस डील को अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है। आज आपको एमओयू के बाद ईरान की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गलीफाफ ने कहा कि ईरान ने सैन्य कार्रवाई से जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश की थी, उससे कहीं ज्यादा हमें बातचीत के जरिए मिला है। दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती। मित्रों, ईरान की खुशी स्वाभाविक है, क्योंकि ये एमओयू ईरान की झोलियां भरने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक ईरान के एक बार फिर अपना तेल बेचकर पैसा अब कमा सकता है। वर्षों से जब्त उसका पैसा उसे मिलेगा। युद्ध में जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी अमेरिका भर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा। 60 दिन के बाद वो टोल भी वसूल सकता है। ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम भी बाहर नहीं भेजना होगा। मित्रों, वैसे तो समझौता ज्ञापन को लेकर बातचीत स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में कल होने वाली थी, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के बाद इस बातचीत को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
स्विट्जरलैंड कह रहा है कि बातचीत होगी, लेकिन ईरान का कहना है कि स्विट्जरलैंड में कोई हस्ताक्षर समारोह नहीं होगा। हालांकि टीम भेजे जाने को लेकर ईरान ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। डीएनए मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, संदेह और अविश्वास के साथ अगर हम शांति की ओर बढ़ेंगे तो स्थायी शांति कभी नहीं मिल सकती। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौता तो हो गया, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच अविश्वास की खाई बेहद गहरी है। दोनों देशों के बीच डील तो हो गई, लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं। दोनों पक्षों की तरफ से इसके संकेत मिल रहे हैं। पहले ईरान के बयान को समझिए। अमेरिका के साथ अंतरिम समझौता साइन करने के ठीक बाद ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने चीन को अपना भरोसेमंद साथी बताया है। गालिबाफ ने कहा कि भविष्य में दुनिया में जो भी नया गुट बनेगा उसमें दो देश निश्चित रूप से शामिल होंगे। वो दो देश है चीन और ईरान। इस बयान का मतलब यह है कि 60 दिन के इस अंतरिम समझौते के बावजूद ईरान को पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं है। ईरान खुद को चीन के साथ इतनी मजबूती से जोड़ना चाहता है कि आगे ईरान की अर्थव्यवस्था पर कोई आंच ना आए। यानी ईरान का शांति समझौता अमेरिका से हो रहा है, लेकिन गठबंधन चीन के साथ होगा। दूसरी तरफ ट्रंप को भी ईरान पर विश्वास नहीं है। यही वजह है कि वो बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने समझौते का पालन नहीं किया तो ऐसी बमबारी करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई होगी। सोचिए, समझौते के बीच भी दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। जंग रोकने वाले दस्तावेज पर साइन करने के बाद भी ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि क्या यह अंतरिम समझौता 60 दिन के बाद अंतिम समझौते में बदल पाएगा? मित्रों, समझौते को लेकर सवाल इजराइल के रुख से भी है। एमओयू में लेबनान का जिक्र होने के बाद भी इजराइल के हमले जारी हैं। आज लेबनान पर इजराइल के 2 अलग अलग हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई। इजराइल पहले ही खुद को इस एमओयू से अलग कर चुका है। इजराइल ने यह भी कहा कि फिलहाल वो दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज ही कहा कि जब तक इजराइल की सुरक्षा पुख्ता नहीं होती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो ईरान के लिए खुद को युद्ध से अलग करना बेहद मुश्किल होगा। आज आपको उस वर्साय पैलेस के बारे में भी जानना चाहिए जहां ट्रंप ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यही वर्साय पर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि ने युद्ध को औपचारिक रूप से तो खत्म किया, लेकिन इसकी कठोर शर्तें बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक मानी गई। यानी एक युद्ध खत्म हुआ और उससे भी बड़े युद्ध की नींव रखी गई। मित्रों, ट्रंप ने पहले बिना किसी उकसावे के ईरान पर हमला किया और अब बिना किसी मकसद को हासिल किए समझौता भी कर लिया। जिस तरह बिना सोचे समझे ट्रंप ने युद्ध शुरू किया, उसका खामियाजा पूरी दुनिया ने भुगता है और सब अभी भी भुगत रहे हैं। ट्रंप भले ही युद्ध से पीछा छुड़ा ले, लेकिन आर्थिक तबाही दुनिया का पीछा जल्द नहीं छोड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ट्रंप के साइन करने से अब हालात तुरंत बदल जाएंगे, सब कुछ कल से ही सामान्य हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रंप जब तक एमओयू पर हस्ताक्षर करते तब तक दुनिया को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। साथ ही 7,000 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। आज आपको जानना चाहिए कि युद्ध से दुनिया को कितना नुकसान हुआ है। मित्रों, युद्ध के पहले 6 दिनों में ही अमेरिका ने $11 अरब से ज्यादा खर्च किए। उसके बाद हर दिन $1 अरब खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह युद्ध और युद्ध विराम के 108 दिनों के दौरान अमेरिका के द्वारा करीब $113 अरब खर्च किए जाने का अनुमान है, यानी 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसके अलावा अमेरिकी परिवारों पर $100 अरब से अधिक का आर्थिक बोझ पड़ा है। औसत अमेरिकी परिवार पर हर महीने करीब $410 का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। दूसरी तरफ ईरान को $270 अरब से लेकर $300 अरब के बीच का सीधा आर्थिक और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ। भारतीय रुपए में यह 25 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़ रुपए के बीच है। हालांकि एमओयू के बाद ईरान को $300 अरब भी मिलने वाले हैं, यानी उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन बुनियादी ढांचे को ठीक करने में लंबा समय लगेगा। इजराइल की बात करें तो उसे 12 से 20 अरब डॉलर के बीच का नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल अभी भी लेबनान में युद्ध लड़ रहा है, इसलिए यह खर्च और बढ़ने की संभावना है। वहीं खाड़ी देशों को भी ईरान के पलटवार की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। खाड़ी के 6 देशों को मिलाकर करीब $200 अरब का असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी अमेरिका से भी ज्यादा खाड़ी देशों को नुकसान झेलना पड़ा है। इन देशों का संकट दोहरा है।
इन्हें ईरान की मार भी खानी पड़ी और अब समझौता होने पर इन्हें ईरान के नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। मित्रों, युद्ध का आर्थिक असर दुनिया के बाकी देशों ने भी उठाया है। हॉर्मूज की नाकेबंदी के कारण कच्चे तेल और गैस की सप्लाई से लेकर फर्टिलाइजर तक के व्यापार पर असर पड़ा है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP के मुताबिक अमेरिका ईरान जंग से दुनिया की जीडीपी को 1.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है, यानी करीब 122 लाख करोड़ रुपए। यह ग्लोबल जीडीपी का 0.6% है। IEP ने यह भी कहा कि अगर जंग दोबारा भड़की तो यह आंकड़ा 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है। मित्रों, अंतरिम समझौते के ऐलान के बाद भारत के शेयर बाजार में तेजी आ रही है, लेकिन यह अभी भी युद्ध के पहले के स्तर तक नहीं पहुंचा है। युद्ध शुरू होने से पहले सेंसेक्स 81,287 पर था। आज समझौते के ऐलान के बाद यह 77,410 पर है, यानी अभी भी सेंसेक्स को युद्ध से पहले की स्थिति में पहुंचने के लिए करीब 4,000 पॉइंट्स का सफर तय करना है। मित्रों, समझौते की उम्मीद में पिछले कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आ रही है। आज भी इसमें लगभग 3% की गिरावट आई और कच्चा तेल $77 प्रति बैरल के आसपास चला गया, यानी युद्ध से पहले $70 की कीमत के मुकाबले करीब 10% ज्यादा। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कच्चे तेल का भाव गिरकर $70 के नीचे भी चला जाए, लेकिन युद्ध के दौरान भारत की तेल कंपनियों को जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई जल्द नहीं होने वाली। युद्ध जब सबसे ज्यादा तेज था उस समय तेल कंपनियों को रोजाना 1,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। जाहिर है इससे उबरने में तेल कंपनियों को समय लगेगा, तब तक लोगों को इसी तरह महंगाई का सामना करना होगा। जाहिर है अमेरिका और ईरान ने भले ही अंतरिम समझौता कर लिया हो, लेकिन युद्ध के आर्थिक झटकों से लोग जल्दी उबर नहीं पाएंगे। साथ ही 60 दिनों के भीतर हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगने की भी आशंका है। इससे न सिर्फ कच्चे तेल बल्कि उस रास्ते से होकर गुजरने वाले हर सामान की लागत बढ़ेगी। मित्रों, अब से कुछ ही मिनट पहले डील को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को किसी भी आर्थिक लाभ या संसाधनों तक पहुंच तभी मिलेगी जब वो समझौते की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करेगा और अपना व्यवहार बदलेगा। अमेरिका सीधे ईरान को कोई पैसा नहीं देगा और समझौते से मिलने वाले लाभ भी शर्तों के पालन पर निर्भर होंगे। वेंस के मुताबिक ईरान के भीतर विचारों का संघर्ष चल रहा है और फिलहाल व्यवहारिक और समझौते के समर्थक लोग मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए समझौते को मौका देना चाहिए। मतलब साफ है, वेंस भी जानते हैं ईरान में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो समझौते के खिलाफ हैं, इसीलिए उनके मन में संशय है ईरान MOU की शर्तों का पालन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो दुनिया को बता रहे हैं बिना शर्त पूरी किए ईरान को लाभ नहीं मिलने वाला है।